वाह मोनू, कितनी खूबसूरत कोठी है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। मोनू, यहाँ पर बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल बनेगा। देखो ना, इस पैलेस के चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ ही पहाड़ हैं। जंगल की हरियाली के बीचों बीच बना हुआ ये पैलेस किसी ताजमहल से कम नहीं लग रहा। जानती हो पूजा, जब मैंने इस जगह का फोटोग्राफ इंटरनेट पर देखे थे तो मैं तभी समझ गया था कि हमें यहाँ पर 5 स्टार बनाने में घाटा नहीं होगा। यह जगह भी खूबसूरत है और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है। देखना पूजा, वो दिन दूर नहीं जब सारे टूरिस्ट खुद के खुद खिंचे हुए हमारे 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आएंगे और इस जगह का मज़ा उठाएंगे। मोनू की बात सुनकर उसका सूरज दोस्त बोला, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अंग्रेजों को यहाँ पर इतना खूबसूरत प्लेस बनाने की क्या सूझी थी। अबे यार, ये बात तो तुझे अंग्रेज ही बता सकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर से बाहर का व्यू कैसा नज़र आता है। इतना कहकर चारों दोस्त प्लेस के अंदर चले गए। पूजा और मोनिका हैरत से सीगल प्लेस के अंदर के नज़ारे को देख रही थीं। मगर मोनिका के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अचानक मोनिका की कदम एक दीवार के सामने जाकर रुक गए। उसने देखा दीवार पर शेर की खाल टंगी हुई थी जो बहुत ही ताज़ी मालूम हो रही थी। मोनिका ने सूरज की तरफ देखा और देखकर कहा, मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है। कौन सी बात? यही कि सीगल प्लेस बरसों से वीरान पड़ा है, लेकिन अंदर आकर हमें एक भी मकड़ियों का जाला नहीं दिखाई दिया और ना ही यहाँ पर गंदगी और धूल मिट्टी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है मानो हमारे आने से पहले किसी ने इस प्लेस को साफ करवाया हो। और सबसे हैरत की बात, इस शेर की खाल देखो, लग रहा है कि जैसे कल ही इसको मारा गया हो। मोनिका की बात सुनकर सूरज सोच में पड़ गया। शायद तुम्हारा यह सोचना सही है मोनिका। मेरे दिमाग में यही बात काफ़ी देर से चल रही है। सूरज और मोनिका को गंभीर मुद्रा में देख मोनू और पूजा भी उन लोगों के पास आ गए। मोनू ने सूरज की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अचानक तेरे चेहरे पे ये परेशानी कैसी? बाहर तो तू ठीक था, सब कुछ ठीक तो है? सूरज ने मोनू की बाहर आने की और इशारा किया। सूरज और मोनू बाहर की तरफ आ गए और उन दोनों के पीछे मोहित, मोनिका और पूजा भी। सूरज ने मोनू से कहा, मैं मोनिका इस बात पर डिस्कस कर रहे थे। मोनू, पहले एक बात तो बता, तूने इस प्लेस के फोटोग्राफ देखे थे ना? हाँ देखे थे। तो क्या उन फोटोग्राफ में भी यह प्लेस अंदर से साफ सुथरा ही नजर आ रहा था? सूरज की बात सुनकर मोनू, जो अब तक मजाक के मूड में था, वो भी थोड़ा गंभीर हो गया और उसने सूरज की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा है। इस बात पर तो हम लोगों ने गौर ही नहीं किया। ये प्लेस तो बरसों से वीरान पड़ा है और इसके मालिक ने मुझे ये बताया था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता और यह बहुत समय तक शराबी और जुआरियों का अड्डा बना रहा। तो फिर हमारे यहाँ आने से पहले इसकी सफाई किसने करवाई? सूरज की बात पर पूजा ने कहा, मुझे लगता है सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अरे यार, लॉजिकल बात है कि मोनू ने यह प्लेस कुछ दिन पहले ही खरीदा है। 50% रकम मोनू ने इसे प्लेस के मालिक को दे चुका है और 50% रकम देने के बाद मोनू ने इस प्लेस को देखने के बाद की कही थी। हो सकता है कि उसने हमारे यहाँ आने से पहले ही प्लेस की साफ सफाई करवा रखी हो। पूजा की बात सुनकर चारों लोग खुश हो गए। सबके चेहरे से टेंशन एकदम गायब हो गई। सूरज और मोनू दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सूरज ने मोनिका की तरफ देखकर कहा, इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आई पूजा, तुम वाकई समझदार हो। मोनू की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। सूरज की बात सुनकर मोनिका ने चिढ़कर सूरज से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं समझदार नहीं हूँ? मुझे लगा मैंने बता दिया। अरे अरे, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? सूरज की बात सुनकर मोनू बोल पड़ा, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरे की गर्लफ्रेंड की तारीफ मत किया कर। लड़कियां इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती हैं। मोहित, जो कि बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहा था, वो बोला, अब तुम यहाँ इन बातों पर चर्चा ही करते रहोगे या ये बात भी सोचोगे कि खाने का इंतजाम कैसे किया जाए?
हमें यहाँ पर कुछ दिन बिताने हैं। यार मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और चाय की भी बहुत तलब महसूस हो रही है। मोहित की बात सुनकर सभी उसकी बात से सहमत हो गए। मोनू ने कहा, हाँ बात तो तेरी सही है यार, इस बात को तो हमने सोचा ही नहीं। इससे अच्छा तो यार हम शहर से कोई काम वाली बाई को ही पकड़ ले आते, कम से कम हमें खाना तो खिला सकती थी। ये कहा ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा और चारों तरफ काली घटा छा गई और सब तरफ अंधेरा छाने लगा और कोहरा पूरी तरह से बढ़ गया। मोनिका और पूजा अचानक मौसम बदलता देख वो बुरी तरीके से घबरा गई। मोनू ने सबसे कहा, घबराओ मत, पहाड़ी इलाके में ऐसा ही अचानक मौसम बदलता है। चलो अंदर चलते हैं। वो सब लोग प्लेस के अंदर चले गए। मोहित ने कहा, यार मौसम तो अचानक बदल गया, अब लंच और डिनर का इंतजाम कैसे होगा। अचानक उन पांचों के कानों में किसी स्त्री के स्वर टकराए। आपकी समस्या का हल मेरे पास है बाबूजी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है और मैं आप सबके लिए बाजार से अच्छी और ताज़ी सब्जियां भी खरीद कर ला सकती हूँ। आवाज़ सुनकर पांचों ने सामने की ओर देखा तो उनके सामने एक बेहद सुंदर काले लिबास में एक युवती खड़ी थी जो उन पांचों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस युवती के लंबे लंबे बाल थे और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं और उसका पूरा बदन गोरा चिट्टा था। देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं मालूम पड़ रही थी। पांचों लोग एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। मोनू ने उस युवती से कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई। मोनू की बात उस युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी कैसी बातें करते हो बाबूजी। यह प्लेस सालों से वीरान पड़ा है। क्या यहाँ अंदर आने के लिए किसी की इजाज़त चाहिए। हाँ पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन शायद अब ज़्यादा चाहिए हो, क्योंकि हमने इस प्लेस को खरीद लिया है। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही थी बाबूजी। मैं बस यहाँ पर ऐसे ही टहलने के लिए आई थी और अब आप सबको बात करते हुए मैंने सुन लिया। आप सब लोग शहर से आए हैं ना, और शायद आपको एक खाने बनाने वाले की ज़रूरत है और मुझे खाना बनाना आता है। उस युवती की बात सुनकर सूरज ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर तुम्हारे आने की कदमों की आहट हमें क्यों नहीं सुनाई दी। हम बाहर थे तब तुम कहाँ थी। आप देख नहीं पाए होंगे मौसम की खराबी की वजह से। उस युवती की बात सुनकर सूरज सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन तुम हम सबके लिए खाना क्यों बनाओगी। यह गांव है बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, इसी बहाने मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उस युवती को मोहित लगातार देखे जा रहा था। उसकी नज़र उस युवती से हट ही नहीं रही थी और उसकी इस हरकत को उसके दोस्त अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। मोनू ने उस युवती से कहा, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मोहिनी है बाबूजी और मैं यहीं पीपला गांव की रहने वाली हूँ। लेकिन हम तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करें। खाना तो हम किसी भी गांव वाले से बनवा सकते हैं। आप लोगों के लिए कोई भी खाना नहीं बनाएगा बाबूजी। आप लोगों ने यहाँ आते मैं तो देख ही लिया होगा। गांव वाले तो आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना यक्षिणी आपको मार डालेगी। उस युवती की बात सुनकर पांचों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। मोनू ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद आया, गांव के एक व्यक्ति ने मुझसे भी यही बात कही थी, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थी। मैं वहीं आसपास ही मौजूद थी। थोड़ी सी भीड़ थी ना, आप देख नहीं पाए होंगे। वैसे एक बात बोलूं बाबूजी। हाँ बोलो। एक तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में आप मुझे जो खुशी से देंगे वो मैं रख लूँगी। फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर हूँ या डाकू हूँ। मोनू के बोलने से पहले अचानक मोहित बोला, अरे यार रख लेते हैं, कुछ दिनों की ही तो बात है। वैसे भी मोहिनी ने कहा है तो उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे लिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जी भी तो खरीद कर ला सकती है। मोहित मोहिनी को देखकर सम्मोहित सा होता चला जा रहा था। उसने कहा, वैसे आप खाना बनाने के अलावा और क्या क्या कर लेती हैं। सब कुछ कर लेती हूँ बाबूजी। मैं खाना बना लेती हूँ,
अच्छी सी चाय बना लेती हूँ और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हूँ। चारों दोस्तों ने मोहिनी को खाना बनाने के लिए सहमति दे दी थी। मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उसकी आंखों में शायद किसी की जीत का जश्न था। रात का वक्त हो चुका था। मोहिनी ने सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया था। पांचों दोस्त सीगल प्लेस के एक हॉल में आग जलाए हुए इकट्ठे बैठे थे, क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी और बारिश भी हो रही थी कि अचानक सूरज ने सबसे कहा था, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? अभी तो शायरी तेरी शुरू हुई थी। मोहित ने उससे कहा, अरे यार समझा कर, हल्का होने जा रहा हूँ। अरे संभल कर जाना, कहीं यक्षिणी ना आ जाए। अरे मोनिका, तू भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा। वैसे भी गांव वाले बोल रहे थे कि यक्षिणी बहुत खूबसूरत भी होती है। तू भी ना मोहित, कुछ भी बोलता है। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर सूरज उस हॉल से बाहर चला गया। सूरज ने अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए थे, मगर उसे चलते हुए 5 मिनट से भी ज़्यादा समय हो चुका था और उसे बाथरूम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से ही कहा, अरे कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तो बाथरूम यहीं था, कहाँ गायब हो गया? अचानक सूरज को वो कमरा नजर आया जिस कमरे में बाथरूम जो था। सूरज ने उस कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोले, उसने देखा सामने खड़ी पूजा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पूजा को देखकर सूरज हैरत में पड़ गया। उसने पूजा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो पूजा? पूजा मुस्कुराती हुई सूरज के करीब आई और उसे अजीब निगाहों से देखने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो पूजा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मोनू और सब लोगों के साथ बैठी हुई थी ना? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। आज दोपहर में तुमने मेरी तारीफ की थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सच तो यह है कि मैं मोनू से ज़्यादा तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इतना कहकर पूजा सूरज से लिपट गई। सूरज के अंदर एक वासना का तूफान सा आ गया और वो सब कुछ भूल सा गया। मगर अचानक उसने पूजा पर एक जोरदार धक्का दे दिया। ये क्या कर रही हो तुम पूजा? तुम मोनू की गर्लफ्रेंड हो। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर उसे इस बात का पता लगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? ये गलत है पूजा। कुछ भी गलत नहीं है सूरज, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा साथ चाहती हूँ। सूरज ने देखा पूजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक सूरज ने खुद को सम्मोहन से बंधा हुआ महसूस किया। तभी पूजा सूरज से दोबारा बुरी तरीके से लिपट गई और सूरज सब कुछ भूल गया। सूरज बस आंखें बंद किए हुए आनंद की सीमाओं में खोया हुआ था और वो इस नशे में यह भी भूल गया कि इस वक्त पूजा का चेहरा कितना खौफनाक हो चुका था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए थे। आंखें बुरी तरीके से लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था। अचानक पूजा के रूम में यक्षिणी ने अपने नुकीले दांत सूरज के गर्दन में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख पूरे सिंगल हाउस में गूंज गई। सूरज मृत अवस्था में उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। पूजा ने उसके जिस्म का एक एक खून का कतरा निचोड़ लिया था और वह अपने होठ साफ करती हुई अचानक वहां से गायब हो गई। सूरज की चीख उसके दोस्तों तक पहुंच गई। सूरज की चीख सुनकर चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। मोनू ने मोहित से कहा, ये तो सूरज की आवाज़ थी ना? मोहित, हमें जाकर देखना चाहिए। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं देख कर आता हूँ। मोनिका और पूजा के पास तेरा होना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर मोहित उसे हॉल से बाहर निकल गया और वो उस दिशा की ओर दौड़ने लगा जहाँ से सूरज के चीखने की आवाज़ आई थी। दौड़ता हुआ उसी कमरे तक पहुँच गया जहाँ कुछ देर पहले सूरज की चीखने की आवाज़ आई थी। मोहित ने जैसे ही उस कमरे को खोला, वहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। मोहित हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी निगाह छत पर गई। छत का नज़ारा देखकर मोहित के शरीर का खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। मोहित ने देखा छत पर मोहिनी छिपकली की तरह चिपकी हुई मोहित को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसके बाल जमीन तक आ रहे थे और उसका शरीर इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा छिपकली जैसा था। मोहित ने पूरी ताकत से चीखना चाहा कि अचानक मोहिनी ने बड़ी फुर्ती से आकर मोहित का मुंह दबा लिया
और उसने अपना मुंह जैसे ही खोला, बड़े बड़े दांत फिर से निकल आए और उसने मोहित की गर्दन पर गाड़ दिए। कुछ ही देर में वो मोहित के शरीर का सारा खून पी गई और मोहित मृत अवस्था में वहीं गिर गया। मोनू और पूजा और मोनिका काफी देर तक मोहित का इंतजार करते रहे। पूजा ने मोनू से कहा, मोहित अभी तक नहीं आया। मोनू, उसे गए हुए अच्छा खासा सा वक्त हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं हमने गांव वालों की बात को मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया? कहीं उनकी बातों में सच्चाई तो नहीं? नहीं पूजा, ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि सूरज ने हमें डराने के लिए यह हरकत की हो। और मोहित को तो तुम जानती ही हो, शायद वो हमें भी डराने की कोशिश कर रहा हो और इसी वजह से वो अब तक नहीं आया। मोनू की बात का मोनिका ने जवाब दिया। लेकिन पता नहीं मोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार मोहित के मजाक को तो मैं जानती हूँ, लेकिन सूरज ऐसा नहीं करता, ये तो तुम भी जानते हो। और वो लड़की मोहिनी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? अरे यार, वो गांव की लड़की है, अपने घर पर चली गई होगी। मोनिका की बात सुनकर मोनू भी परेशानी में पड़ गया और वो गहरी सोच में डूब गया कि अचानक उन तीनों के कानों में मोहित की आवाज़ टकराई और यक्षिणी मोहित के रूप में उन तीनों के सामने खड़ी हो गई। लगता है तुम तीनों डर गए हो। हम तुम्हें डराने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे थे। मोहित को देखकर मोनू की जान में जान आई, मगर पूजा मोहित को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उसे मोहित का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। यक्षिणी ने मोहित के रूप में बड़ी चालाकी से मोनू से कहा, इन दोनों के चेहरे तो देख मोनू, कैसे डरे हुए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सूरज कहाँ है? अरे वो बेवकूफ़ तो अभी तक तुझे डराने के लिए दूसरे कमरे में छिपा हुआ है। चल एक काम करते हैं, आज हम दोनों सूरज को उल्टा डराते हैं। हम दोनों को डराने का आइडिया तेरा ही था ना? नहीं मोनू, आइडिया तो सूरज का था। तुझे याद नहीं है? हम लोगों को डराने के लिए सबसे पहले वही चीखा था। चल मेरे साथ, आज मैं इस सूरज को ही खबर लेता हूँ। इतना कहकर मोनू मोहित के साथ चलने लगा। मोनू इस बात में बेखबर था कि वो जिसके साथ चल रहा था उसका दोस्त मोहित नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी। थोड़ी ही देर बाद मोनू उसी कमरे में आ गया था जहाँ पर कुछ देर पहले मोहित और सूरज मरे थे। मोनू ने मोहित की ओर देखते हुए कहा, यहाँ तो मुझे कहीं सूरज नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मोनू की निगाहें मोहित पर पड़ी, मोनू हक्का बक्का सा रह गया। उसके पैर जम गए और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मोनू ने देखा उसके सामने मोहित की जगह मोहिनी खड़ी हुई है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर इस वक्त मोहिनी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके बाल जमीन तक आ रहे थे। उसकी जुबान और उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक काला था। मोनू ने डरते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मोहिनी हो जिसने हमारे लिए कुछ देर पहले खाना बनाया था? मोहिनी नहीं, बेवकूफ़ यक्षिणी। तुम इंसान कितने बेवकूफ़ होते हो, कितनी आसानी से मेरे झांसे में आ गए। मेरे दोस्त का क्या हुआ? मोनू ने जैसे ही कहा, यक्षिणी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और अचानक वो दीवार के ऊपर फिर से चिपक गई और उसका चेहरा फिर से छिपकली जैसा हो गया। मोनू का यह मंजर देखकर चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने उन दोनों को मार दिया है, बेवकूफ़ इंसान। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे दोस्त के बाद अब तेरी बारी है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज़। वो तो किसी भी हाल में यहाँ मुमकिन नहीं है। यक्षिणी की आंखों के सामने कोई इंसान मौजूद हो, यक्षिणी उसका खून पिए बगैर नहीं रहती। तुझे याद नहीं, गांव वालों ने तुझे एक चेतावनी दी थी। उसने तुझे यह भी कहा था कि यक्षिणी हर रूप बदल सकती है। देख, तूने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। अब अगर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी तो तू ये सारी बातें सारे गांव वालों को बताएगा और वो चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए तेरा मरना बहुत ज़रूरी है, बेवकूफ़ इंसान। जब तुम सब यहाँ आए थे, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि इस पूरे प्लेस की साफ़ सफाई किसने करवाई है? तुम सब ही भाग सकते थे। इस पूरे प्लेस की साफ़ सफाई मैंने ही की थी। तुम्हारे यहाँ पर चिताएं
जलाने के लिए। इतना कहकर यक्षिणी मोनू के ऊपर कूद पड़ी और मोनू की एक जोरदार चीख रात के सन्नाटे में गूंज गई। कुछ ही देर में यक्षिणी ने मोनू के शरीर का खून का एक एक कतरा पी लिया और यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। मोनू के चीखने की आवाज़ पूजा और मोनिका तक भी टकराई। मोनिका ने पूजा से कहा, ये सब क्या हो रहा है पूजा? ये तो मोनू के चीखने की आवाज़ थी और साथ ही किसी लड़की के हंसने की आवाज़। कैसी? पर वो लड़की मोहिनी भी अचानक कहाँ गायब हो गई? ऐसा तो नहीं कि गांव वाले सही कह रहे थे? तुम सही कह रही हो मोनिका, शायद गांव वाले की बातें में सच्चाई है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुमने देखा ना पूजा, जब मोहित दोबारा यहाँ पर आया था तो मोहित नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें पूजा? तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत की आवाज़ टकराई। उस आवाज़ में एक भारीपन था। मोनिका और पूजा घबराकर खड़े हो गए और उनके पास रखी हुई लकड़ियां बुझ गई। मोनिका ने चिल्लाते हुए पूजा से कहा, ये क्या हो रहा है पूजा? हम दोनों क्या करें? ये लकड़ियां कैसे बुझ गई अचानक से? कुछ तो गलत हो रहा है पूजा, यह सब सामान्य नहीं है। मोनिका, मुझे लगता है कि इस वक्त हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए। हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन मोनू और मोहित, फिलहाल यहाँ से अपनी जान बचाकर भागो। मोनिका और पूजा पूरी तरीके से भाग रही थी। भागते भागते पूजा को गांव नजर आने लगा। उसने हाँफते हुए मोनिका से कहा, वो देखो मोनिका, सामने सामने पीपला गांव है। हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। तू सही कहती है पूजा, और तेज भाग। पूजा और मोनिका गांव के एक घर के दरवाजे को बुरी तरह से खटखटाने लगे। वो घर किसी और का नहीं, सोनू का ही था, जिसने उन सभी लोगों को चेतावनी दी थी। मगर उस वक्त पूजा ने उसका मजाक उड़ाया था। पूजा पूरी तरह से चीख रही थी, प्लीज प्लीज दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। सोनू उस वक्त जाग रहा था। उसकी पत्नी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी और वो उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े कि बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई। वो सोच में पड़ गया। मगर पूजा और मोनिका की लगातार दर्द भरी आवाज़ें सोनू के कानों में टकरा रही थीं और उसके अंदर की इंसानियत उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रही थी। सोनू ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक झटके में पूजा और मोनिका हाँफती हुई घर के अंदर आ गईं। सोनू ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उन दोनों को एक कमरे में ले गया। सोनू ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? कौन मार डालेगी तुम्हें? पूजा सोनू को देखकर पहचान गई कि उसने कल सोनू का ही मजाक उड़ाया था। सोनू के बात का पूजा ने जवाब दिया, वही यक्षिणी, कल तुमने जो कुछ भी कहा, हमें बताया, वो सब सच बताया था। गलती हमारी है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने की सज़ा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी। हमारे 3 दोस्त मारे गए। उसने हमारे सब दोस्तों को मार दिया। वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग घबराओ नहीं। अब तुम मेरे घर आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सोनू की बात सुनकर पूजा ने सोनू को एक ही सांस में सारी की सारी बात बता दी। सोनू उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने पूजा से कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? अजीब बात करते हो तुम। शायद हम बड़ी मुश्किल से उसके चुंगल से बचकर यहाँ आए हैं। जैसे ही पूजा ने ये अल्फाज कहे कि अचानक सोनू का दरवाज़ा जोर जोर से फिर से खटखटाने लगा। सोनू ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं? सोनू ने यह कहा ही था कि अचानक पूजा और मोनिका के कानों में मोनू की आवाज़ टकराई। पूजा, दरवाज़ा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे। बाहर आ जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोनू की आवाज़ सुनकर पूजा चौंक गई। मोनिका की तरफ देखने लगी कि अचानक सूरज की आवाज़ भी मोनिका के कानों में टकराई। मोनिका प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़ यार, ये सिर्फ एक मजाक था। हमें पता है कि तुम इस घर में हो। हम तो तुम्हारे ही पीछे थे, बस तुम देख नहीं पाई। पूजा और मोनिका दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगी। वो दोनों जिस कमरे में थी वहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की भी लगी थी। पूजा और मोनिका धीरे धीरे कदमों से बढ़कर
उस खिड़की के पास गईं। उन्होंने देखा कि मोनू और सूरज बाहर ही खड़े थे और उनके साथ मोहित भी था। पूजा ने मोनिका से कहा, कहीं वाकई में ये लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तभी मोहित की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। अब देर मत करो पूजा और मोनिका, बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं कि हम अब आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज। मोहित की आवाज़ सुनकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे और पूजा ने मोनिका से कहा, क्या ये वाकई हम दोनों को डरा ही रहे थे? हम भी डर गए थे। पूजा और मोनिका ने अपने कदम दरवाजे खोलने के लिए बढ़ाए ही थे कि तभी सोनू की चेतावनी उनके कानों में टकराई। दरवाजा खोलने की सोचना भी मत। तुम दोनों ने खुद ही कहा था कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। सोनू की बात का पूजा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे मजाक कर रहे हो। अगर हमें गलतफहमी हुई हो। बाहर खुद मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वो लोग खड़े हुए हैं। सोनू उससे पहले कुछ कहता कि पूजा और मोनिका दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गईं। मगर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं, वहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा था। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय एक खूबसूरत स्त्री के, जो इस वक्त बहुत सुंदर नजर आ रही थी। मगर देखते ही देखते उसने विराल रूप ले लिया। अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखों का रंग लाल हो गया और उसके चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। पूजा और मोनिका उससे पहले कुछ समझ पाते कि अचानक उस स्त्री ने अपनी जीभ के जरिए पूजा को पूरी तरह से जकड़ लिया। पूजा चीखने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका दम पूरी तरह से टूटने लगा। देखते ही देखते पूजा का शरीर ऐसा हो गया जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो और उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। सोनू और मोनिका फटी आंखों से इस नज़ारे को देख रहे थे कि अचानक यक्षिणी ने पूजा की ओर देखा। उसने अपनी जीभ पूजा की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया। रुक जा यक्षिणी, तेरा खेल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर फिर यक्षिणी ने गुस्से से पीछे की ओर देखा तो उसके सामने बाबा भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा हुआ उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। छोड़ दे इस लड़की को, छोड़ दे। यहाँ से चला जा, वरना तू भी बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोनू बाबा को देखकर समझ गया कि लगता है सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिणी का भयानक रूप सामने था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है, और जिसने मुझे यहाँ बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यमय पूर्ण मुस्कुराहट थी। उन्होंने चीखते हुए यक्षिणी की तरफ देखते हुए कहा, तू बहुत गलतफहमी में है बेवकूफ यक्षिणी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे यहाँ किसने बुलाया है। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला। मगर ये क्या, उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिणी की तरफ नहीं बल्कि सोनू के चेहरे की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर सोनू के चेहरे पर पड़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और वो देखते ही देखते एक बूढ़े के रूप में आ गया। सोनू को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तभी बाबा भैरवनाथ की जोरदार आवाज़ गांव में टकराई। गांव वालों, तुम देख रहे हो यह व्यक्ति कौन है? पहचानो इस व्यक्ति को। यही वो व्यक्ति है जिसने यक्षिणी को बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। यह व्यक्ति रोहन का चाचा राजेश है। राजेश ने इस यक्षिणी तंत्र करते हुए अपनी आंखों से इसे देख लिया था। वो समझ गया था कि इसका इरादा क्या है, इसलिए उसने यक्षिणी के जरिए अपने ही सगे भतीजे की जान ले ली। तुम सब गांव वालों ने सालों पहले इस व्यक्ति को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये चरित्रहीन व्यक्ति था जो गांव में किसी भी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बख्शता था।
और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने यक्षिणी तंत्र की साधना की ताकि तुम सब गांव वालों के यह मार सके। तभी बाबा भैरवनाथ के कानों में यक्षिणी की आवाज टकराई। बहुत हो गया बाबा, अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही यक्षिणी ने बाबा की ओर बढ़ना चाहा, बाबा ने अपने हाथ के त्रिशूल को पूरी ताकत से सोनू के सीने में दे मारा। सोनू की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज गई। सोनू का बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और यक्षिणी ने गुस्से से बाबा की ओर देखकर कहा, ये तूने क्या किया? तुझे कैसे पता था? अपने तंत्र साधना से मैंने इतना पता लगा लिया था कि यक्षिणी को बुलाने वाला मोहन का कोई मिलने वाला व्यक्ति था, और मैंने आज रात भी पता लगा लिया था कि तू तीनों लोगों की हत्या कर चुकी है। और फिर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तू सारे गांव को शमशान घाट बना देती। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि सोनू बाहर खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मैं सभी गांव वालों को समझा कर गया था कि रात के वक्त कोई भी दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन जब मैंने सोनू के बाहर की ओर देखा तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि यह नितिन नहीं बल्कि कोई और है। रोहन के चाचा राकेश। रोहन ने अपने चाचा राकेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सबसे पहले यक्षिणी के जरिए रोहन को मरवाया और सोनू अपने परिवार के साथ गांव से बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा उठाकर इसने अपना रूप तुमसे यानी कि सोनू के रूप में बदल लिया, ताकि ये गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत ज़रूरी था, और ये किसी आम हथियार से नहीं मरता। इसलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर के त्रिशूल को साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई है, अब तेरा भी खेल खत्म यक्षिणी। इतना कहकर वही सिंदूर बाबा ने यक्षिणी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिणी बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी। आ, 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 मैं फिर से वापस आऊंगी, मैं फिर से वापस आऊंगी। देखते ही देखते वहीं धूल बनकर वहां से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था। गांव उस यक्षिणी से मुक्त हो चुका था। तो दोस्तों, यक्षिणी का मेरा अंतिम पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।